हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र दोस्तों बॉडी का वो सिस्टम जो हड्डियों के बारे में, जो आपको उपास्थ्यों के बारे में, बोन्स के बारे में, कार्टिलेजेस के बारे में, आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देगा। दोस्तों कल भी हमने इस टॉपिक की भूमिका बनाई सबसे पहले, उसके बाद बेसिक्स को क्लियर करते हुए आगे हम बढ़े थे और हमने स्केलेटल सिस्टम का एक्सियल स्केलेटन वाला पार्ट यानी अक्षीय कंकाल वाला जो हिस्सा है हम पढ़ चुके थे। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार वर्बली ओरली मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों हमने क्या समझा था। हमने समझा था कि दोस्तों हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, जनरली उसके दो पार्ट हैं। एक है आपका बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, एक है अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल स्किन के बाहर आपको विजिबल होता है, दिखता है। एंडोस्केलेटन जो है वो आपके स्किन के नीचे ढका रहता है। क्लियर? दोनों का ही काम है बॉडी को मजबूती देना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, हमारे इंपॉर्टेंट और लचीले जो कुछ ऑर्गन्स हैं उनको, अंगों को सुरक्षा प्रदान करना और दोस्तों हमें एक मजबूत ढांचा प्रदान करना, एक मजबूत फ्रेम हमारी बॉडी की बनाना। बाह्य कंकाल में आपके नाखून, आपके बाल, पशुओं के अंदर जो खुर है, हूप्स, पशुओं के सींग, हॉर्न्स, और पशुओं में भी बाल होते हैं, हेयर्स वगैरह, वो। साथ ही साथ मछली के अंदर शल्क, स्केल्स, पक्षी के अंदर चोंच, बीक, साथ ही साथ फेदर्स यानी पंख, और कह सकते हो आप लगभग यही। तो ये सब किसके बने होते हैं दोस्तों? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं और ये बाह्य कंकाल का हिस्सा है, एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। कीटों का कवच जो कि काइटिन का बना होता है वो भी एक्सोस्केलेटन है। अंतः कंकाल की बात करें तो दोस्तों हमारा एंडोस्केलेटन 206 हड्डियों से बना है एडल्ट के अंदर, वयस्क के अंदर, और 206 हड्डियों में जो 80 हड्डियां हैं वो अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। अक्षीय कंकाल में हमारा सिर 29 बोन्स, 29 अस्थियां, चेस्ट बोन, स्टर्नम हो गए 30, रीढ़ की हड्डी जिसमें बच्चे में 33 और एडल्ट में 26 बोन्स होती हैं, हो गया 56, 56, और दोस्तों 24 हमारे क्या होती हैं? रिब्स, जो कि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होती हैं और आगे कनेक्ट होती हैं चेस्ट बोन स्टर्नम से। क्लियर? तो 24 आपके रिब्स, 26 आपके क्या वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स, रीढ़ की हड्डी की अस्थियां जिन्हें कशेरुकाएं यानी वर्टिब्रीज कहते हैं, हो गए कितने? 50 और चेस्ट बोन स्टर्नम ये हो गई दोस्तों क्या? 51, और 51 के बाद आपके हेड में कितनी बोन से बताइए? 29। 51 एंड 9 हो गए 60 और 20 आपके हो गया 80। तो ये जो हिसाब है आपका, ये आपको एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल की जानकारी देता है। एक बार मैं देख लेता हूं बच्चे हमसे जुड़े हैं, ठीक है, और क्या क्या हम पढ़ रहे हैं देखिएगा। चलिए बच्चों, तो अब बात को बढ़ाते हैं आगे। देखिएगा, अभी हमें पढ़ना है उपांगीय कंकाल के बारे में, और उपांगीय कंकाल को अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में टॉपिक आपका ये एंड हो जाने वाला है। देखिएगा, उपांगीय कंकाल दोस्तों, अपेंडिकुलर स्केलेटन, पहले भी कह चुका हूं कि उपांगीय कंकाल में आपके कौन कौन आने वाले हैं? उपांगीय कंकाल में आपके हाथ और पैर आने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले, क्लियर? उपांगीय कंकाल अपेंडेजेस जिनको बोला जाता है उप अंग, जो अक्षीय कंकाल के बाद उप जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, हाथ दोनों और आपके दोनों पैर। क्लियर? तो उपांगीय कंकाल में सबसे पहले हम बात करते हैं हाथ की। दोस्तों हाथ में, हाथ को आप देखिए क्या क्या कहेंगे। हाथ को आप अग्रपाद कहेंगे, फोर लिम्ब कहेंगे। क्लियर? और प्रत्येक अग्रपाद में कितनी बोन से बताइए? 30 इसमें और 30 इसमें, कितनी हो गई बताइए? 60। ठीक है, अब 30 में मैं आपको बेसिक सी एक जानकारी दे देता हूं। देखिए, ये यहां से यहां तक, कंधे से लेके और आपके एल्बो तक, ये है आपके ह्यूमरस, इसको आर्म बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म होता है भुजा, आर्म बोन। तो ये आपके आर्म बोन कहलाती है, भुजास्थि कहलाती है, और ये है ह्यूमरस। ह्यूमरस कहां है? ये रही। क्लियर? ये ह्यूमरस यहां पे है ना। अब हमारे एल्बो, ये कोहनी, एल्बो पे कोई बोन नहीं है, जस्ट जॉइंट है। एल्बो पे कोई भी आपके कोहनी पर कोई अस्थि नहीं है, यहाँ पे एक जॉइंट है, वो जॉइंट आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर? अब एल्बो से और आप बात करेंगे रिस्ट तक, आप कोहनी से कलाई तक की बात करेंगे। कोहनी से कलाई तक आपको एक पार्ट दिख रहा है, एक यहाँ पे दो बोन है, दो अस्थियां हैं। दो अस्थि कैसे पता चलेंगी? यहाँ पे आप बीच में एक बार ऐसे हाथ है, क्लियर, हाथ को ऐसे यहां से पकड़ेंगे रिस्ट से और अंदर तक हाथ डालेंगे, आपको पता चलेगा यहां पे एक कैविटी है जो दोनों हड्डियों को अलग कर रही है। क्लियर। तो जनरली
जनरली आपके कलाई से लेके और आपके कोहनी तक, आपके एल्बो और आपके रिस्ट के बीच में दो बोन्स हैं, और वो जो दोनों बोन्स है उनका नाम क्या है दोस्तों? रेडियस एंड अल्ना। क्या नाम है? रेडियस और अल्ना। कहां से कहां तक है? रिस्ट टू एल्बो, आपके कोहनी से कलाई तक कितनी हड्डियां हैं? दो बोन्स हैं, जिनको आप क्या बोलते हो दोस्तों? रेडियस और अल्ना। इसके बाद आती है आपकी कलाई दोस्तों, कार्पल्स। ये क्लियर? कार्पल्स ऐसे घूमती हुई 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे। तो कार्पल्स एक तरीके से कलाई की कंगन की तरह हड्डियां होती हैं, जिनमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं। तो कार्पल्स, कलाई की अस्थियों को क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्पल्स कहते हैं। और कार्पल्स में कितनी बोन है बताइए? 8 बोन्स। अभी हिसाब देखिएगा, एक तो हो गई है आपके, एक तो हो गई है ह्यूमरस, क्लियर? 2 हो चुकी रेडियस और अल्ना, 8 हो चुकी कार्पल्स जो कलाई में होती हैं। कितनी हो चुकी हैं? 11 के बाद दोस्तों आपके हथेली की जो अस्थियां, हथेली में देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5, कितनी हड्डियां हैं? 5। इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। तो जो आपके जो पाम बोन है, PALM, पाम यानी हथेली, जो पाम बोन है उनको आप कहते हो दोस्तों मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स में कितनी हड्डियां हैं? 5। इसके बाद दोस्तों आपके अंगुलास्थियां, द बोन ऑफ फिंगर्स, जिनको आप बोलते हो फेलेंजेस, और फेलेंजेस का नंबर कितना है? 14। 14 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रहा हाथ, तो देखिएगा 1 और 2, अंगूठे में कितने होते हैं फेलेंजेस? 2, और साथ में उंगलियों में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्लियर? इसका मतलब प्रत्येक फिंगर में 3 आपके फेलेंजेस होती हैं, प्रत्येक अंगुली में 3 अंगुलास्थियां होती हैं, और अंगूठे में कितनी होती हैं? 2। तो 4 आपके फिंगर्स है, 3 चौक 12, साथ में 2 हो गए आपके अंगूठे के अंदर, तो 12 और 2 14 आपके क्या हो गई? फेलेंजेस। तो जरा सा गौर करिएगा, क्या 14, देखिए यहां से यहां तक, ये 14 आपके हो गई यहां तक अंगुलास्थियां, 5 पंजे में हो गई मेटाकार्पस, कितने हो गए? 19। 8 बोन्स, 8 अस्थियां आपके कलाई में हो गई, जिनको आप कार्पस कह रहे हो। 27 रेडियस और अल्ना 2, ये आपके कहां हो गई बताइए? आपके रिस्ट से, आपके कलाई से और आपके कोहनी यानी एल्बो तक, कितने हो गए? 29। और एक आपके हो गया ह्यूमरस। एक हाथ के अंदर ये सिस्टम है, दूसरे हाथ में भी यही सिस्टम है। कितनी हो गई बताइए? ये हो गए आपके 30 बोन्स। क्लियर? अब मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बता देता हूं। देखिए ये रहा डायग्राम, क्लियर? ठीक है। अब ये डायग्राम में साथ में आपके देखिएगा, समझिएगा, ये आपके हाथ और पैर के बारे में है, दोनों के बारे में बता देता हूं। क्लियर है ना? हाथ और पैर दोनों के बारे में। ये दोस्तों आपके राइट पेक्टोरल गर्डल एंड फोर लिम्ब बोन्स है। पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, देखिए 2 नाम मिलेंगे आपको, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। क्लियर? श्रोणी मेखला, अंश मेखला, ये अभी आगे पढ़ाने वाला हूं, तो फिलहाल इनकी टेंशन बिल्कुल नहीं ले। मतलब कि सिंपल सा सिस्टम है यार, कि हमारे हाथों को, हमारे दोनों हाथ है, मैंने बोला था, आपके उपांगीय कंकाल को, अनुबंधी कंकाल को, अपेंडिकुलर स्केलेटन को, यानी हाथ और पैर को अक्षीय कंकाल से जोड़ने का काम मेखलाएं करती है। तो 2 हड्डियों की जरूरत यहां पड़ती है, 2 हड्डियों की जरूरत यहां पड़ती है, हो गई 4। क्लियर? तो ये जो हड्डियां हैं जो हाथों को जोड़ती है अक्षीय कंकाल से, इनको बोला जाता है अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल। और आपके पैरों को जो जोड़ती है आपके एक्सियल स्केलेटन से, उनको बोला जाता है पेल्विक गर्डल। तो इस डायग्राम में आपके अंश मेखला की हड्डियां भी दी हुई हैं, जिनको क्लेविकल और क्या बोला जाता है? स्कैपुला। क्लियर? ये दोनों हड्डियां अंश मेखला की हैं, ये अग्रपाद की अस्थियां नहीं है, ये आपके पेक्टोरल गर्डल की है। ठीक है। अब हाथ की बात करते हैं। देखिए हाथ में ये हो गई आर्म बोन, ये आपके भुजा अस्थि है, जिसका नाम लिखा हुआ है यहां पर, क्या दोस्तों? ह्यूमरस। क्या लिखा हुआ है? भुजा अस्थि का नाम ह्यूमरस। उसके बाद दोस्तों ये आपके कोहनी हो गई, और ये आपके कलाई। तो कोहनी से कलाई तक आपके कितनी बोन है बताइए? 2 हैं, रेडियस और अल्ना। ये क्या है? आपके एल्बो। और ये क्या है? आपके रिस्ट। कितनी हड्डियां हैं बताइए? 2। क्लियर? कलाई की अस्थियों की बात करें तो कार्पल्स है दोस्तों, कितनी हड्डियां? 8। पंजे में कितनी हड्डियां? 5, मेटाकार्पस। और अंगुलास्थियों की संख्या कितनी बताइए? 14। 14 और 5 19, 19 और 8 27, 28, 29, 30। क्लियर? स्कैपुलर क्लेविकल जो है, इनको अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल में समझेंगे आज ही की क्लास में, थोड़ी देर बाद में। ठीक है? क्लियर? ये हो गई हाथ की बात। इसी तरह जो आप इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये देख रहे हो, ये जनरली पैर की नहीं, ये पेल्विक गर्डल की बोन है। किसकी बोन है? पेल्विक गर्डल, जो आपके श्रोणी मेखला की अस्थियां हैं। और इन तीनों को मिलाकर कॉक्सल बोन कहते हैं, हिप बोन, कूल्हे की अस्थि, हिप बोन। क्या बोलते हो?
हिप बोन। तो जनरली हिप बोन या कॉक्सल बोन जो कि बनी होती है इलियम, प्यूबिस और स्ट्रियम से, ये पेल्विक गर्डल में, श्रोणी मेखला में आती है। पैर की अस्थियों की हम बात कर रहे हैं अभी, क्लियर। पैर की अस्थियों की बात करते हैं। आप कहेंगे सर सैक्रम कहां से आ गई यहां? सैक्रम देखिए, पैर स्टार्ट हो रहे हैं और सैक्रम क्या है? रीढ़ की हड्डी की सबसे लास्ट कशेरू का सैक्रम, वो आपके पैरों के साथ जॉइंट मेट करती है, ठीक है। तो इसलिए सैक्रम कहां से आई है? ये रीढ़ की हड्डी की है। तो ये जॉइंट बन रहा है ना पूरा, इसलिए बताया गया। अब मैं पैर की अस्थियों की बात करता हूं। पश्चपाद में दोस्तों जांग की अस्थि, थाई बोन। पश्चपाद में, पैर में सबसे पहले जांग की अस्थि, और जांग की अस्थि थाई बोन है जिसका नाम फीमर है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, क्लियर। अब बात आती है घुटने की दोस्तों, नी, घुटना। अब जैसे हमारे कोहनी की जब बात कर रहे थे तो यहां पे कोई हड्डी नहीं थी, लेकिन दोस्तों जो घुटना है ना, यहां पे एक बोन है जिसका नाम है पटेला, और पटेला को बोलते हैं नी कैप। क्या बोलते हैं? नी कैप। ये घुटने के ऊपर एक कैप की तरह, एक टोपी की तरह होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नी कैप, पटेला बोन। और दोस्तों कोहनी से लेके और एडी तक आपके कौन कौन सी बोन पाई जाती है? टिबिया, फिबुला। ये कहां पाई जाती है? आपके पश्चपाद में। अब जरा सा गौर करना, पैर में, हाथ में, दोनों में हड्डियां 30-30 हैं, क्लियर। कोहनी पे हड्डी थी नहीं, लेकिन यहां पे एक हड्डी बढ़ गई, इसका मतलब नीचे कहीं ना कहीं एक हड्डी का नंबर कम आएगा, क्योंकि 30 ऐड है, योग कितना है? 30, क्लियर। एक बोन यहां पे बढ़ गई, तो यहां समझिएगा टार्सल्स। टार्सल्स बोला जाता है दोस्तों एडी या टखने की अस्थि। एडी या टखना जो होता है, एंकल बोन, इसको क्या बोला जाता है? टार्सल। और टार्सल की कितनी हड्डियां हैं? 7। गौर करना, यहां कलाई में कितनी हड्डियां थी? 8। अरे मिला के देखो यार, देखो कंधे से जुड़ती है तो ये ह्यूमरस हो गई, इधर कमर में जुड़ती है तो ये फीमर हो गई। तो ह्यूमरस और फीमर लगभग एक जैसे हैं। जैसे हमारे कोहनी, ऐसे पैर में घुटना है। कोहनी पे कोई बोन नहीं है, एल्बो पे, लेकिन नी पे आपके नी कैप, पटेला है, ठीक है। जैसे हाथ में यहां रेडियस अल्ना है, वैसे पैर में टिबिया, फिबुला है। जैसे हाथ में कलाई होती है, ऐसे पैर में आपके एडी होती है। तो हाथ में कलाई पर 8 बोन्स हैं, लेकिन पैर में जो एडी है उस पर कितनी बोन्स है बताइए? 7। अब ये हिसाब पूरा हो गया। देखिए एक हड्डी जो यहां बड़ी थी, वो एक हड्डी यहां घट गई, ठीक है। अब पैर के पंजे की बात आती है तो क्या बोलेंगे? मेटाटार्सल्स। कितनी हड्डियां? 5। और जब पैर में दोस्तों अंगुलास्थियों की बात आती है तो संख्या वही 14। तो हाथ और पैर का कंपैरिजन जब करेंगे तो आप एक चीज का अंतर पता चलेगा कि एक तो एल्बो पे कोई बोन नहीं है, कोहनी पर कोई अस्थि नहीं है, जबकि घुटने पे एक अस्थि है जिसका नाम क्या है? पटेला। तो हाथ में देखेंगे दोस्तों, हाथ में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजिस। क्या क्या? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ये कार्पस, ये हाथ में मेटाकार्पस और ये फेलेंजिस, ठीक है। इसी तरह पैर में दोस्तों, पैर में जांग पे फीमर, घुटने पे पटेला, उसके नीचे टिबिया, फिबुला, आपके एडी के अंदर टार्सल्स, पैर के पंजे में मेटाटार्सल्स, और दोस्तों उसके नीचे अंगुलास्थियां जो कि 14। कैलकुलेशन करिए, 14, 5, 19, 19, 7, 26, 28, 90, 29 और 30। हिसाब पूरा 30 का कंप्लीट हो चुका है। ओके। आशीष गौड़, हमारे बहुत सारे ऐसे जॉइंट हैं जो 2 हड्डियों से मिलकर बने हैं। देखो समझो, मान लीजिए एक बोन आपकी ऐसे है और दूसरी बोन ऐसे, इसमें फिट हो गई तो बन गया ना जॉइंट, प्रॉपरली बन गया, ये इस पे घूमेगी, ऐसे बन गया, किसी तीसरी बोन की जरूरत नहीं पड़ी। तो जॉइंट को बनाने के लिए आपको अलग से स्पेशल बोन की जरूरत नहीं है। ऐसे काफी सारे आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन आप बिल्कुल ना लें, क्लियर। तो क्या ये डायग्राम में आप हाथ और पैर की बोन्स के बारे में समझ गए? बताइएगा जल्दी से, हाथ और पैर की बोन्स के बारे में समझ पाए क्या? क्लियर। तो 30-30 हाथ 2, क्लियर, और 30-30 2 पैर हो गए 120, क्लियर। तो 120 आप यहां पढ़ चुके, और दोस्तों 80 बोन्स आप एक्सियल स्केलेटन में पढ़ चुके, तो 200 का हिसाब कंप्लीट हुआ। अब 200 के बाद आपके 6 हड्डियों का हिसाब बाकी है, और वो 6 हड्डियों का हिसाब जो है, क्लियर, ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर दोस्तों? मेखलाएं, गर्डल्स। देखिएगा समझिएगा, क्लियर। अभी समझाया था आपको कि मेखलाएं दोस्तों आपके कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, अंश मेखला पेक्टोरल गर्डल और श्रोणी मेखला पेल्विक गर्डल। अंश मेखला में कितनी बोन्स लगती हैं? 4, क्लियर। 4 भी 2 + 2 यानी 2 आपके राइट साइड और 2 आपके लेफ्ट साइड। इसी तरह आपके श्रोणी मेखला पेल्विक गर्डल किस किस को जोड़ती है? जरा गौर करना। अंश मेखला दोस्तों हाथ और अपर एक्सियल स्केलेटन, ऊपरी अक्षीय कंकाल ये रहा, इसको हाथ से जोड़ती है, क्लियर, ठीक है। पैर क्या करेगा?
पैर और लोअर एक्सियल स्केलेटन को कौन जोड़ती है? पेल्विक गर्डल। क्लियर? यहां पे टोटल 4 बोन, 2 आपके लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड। क्लियर? तो हाथ में जो जोड़ती है उनमें 2 बोन कौन कौन सी है? स्कैपुला और क्लेविकल। दोस्तों स्कैपुलर जो है ये 3 कोने वाली एक बोन है, इसको शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं। ये ब्लेड की तरह नुकीली होती है, शोल्डर यानी कंधे पर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? शोल्डर ब्लेड कहते हैं। और दोस्तों क्लेविकल, इसको हंसली कहते हैं, इसी को ब्यूटी बोन कहते हैं, इसी को कॉलर बोन कहते हैं। दोस्तों ये वो बोन है जिसके ऊपर आपकी कॉलर रखी रहती है। आपकी ये कॉलर है तो यहां पे देखिएगा, ये रही, ये एकदम ऐसे होती है, ऐसे। क्लियर? ऐसे ये बोन होती है एकदम सीधी, है ना, मतलब सीधी का मतलब एकदम तिर्यक होती है जरा सा, यहां पे मैं बता सकता हूं ये वाला। क्लियर है ना? अब इसको ब्यूटी बोन क्यों कहा है, सुंदरता की अस्थि क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों जो लोग थोड़े मतलब अच्छे शरीर वाले होते हैं, सुडौल शरीर होता है, उनमें कॉलर जो होती है ना वो इस हड्डी के ऊपर आती है, तो एकदम कॉलर मतलब सेट सी लगती है। क्लियर? और कुछ लोग ऐसे कमजोर होते हैं, एकदम टिटिंगे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कॉलर जो होती है वो इस हड्डी के नीचे झटकती है और इनकी जो हड्डी है ना वो ऊपर दिखती रहती है, एकदम ऐसे ऐसे कंकाल सा दिखता रहता है। तो लोग उसको देख के बोलते हैं कुछ खा लिया कर, डेढ़ हड्डी हो रहा है, बोलते नहीं है डेढ़ पसली हो रहा है, कुछ खा लिया कर, बताते नहीं है। तो ये वही सिस्टम है, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन। बचपन में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उनको गर्दन वगैरह में कोई झटका लग जाता है तो ये जो बोन है क्लेविकली डिसलोकेट हो जाती है, उसको बोलते हैं हंसली जाना। तो जो बचपन में आप नाम देते थे हंसली, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, ये किस हड्डी को देते थे बताइए? ये क्लेविकल को देते थे। तो याद रखेंगे आपकी बॉडी में 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल है। भाई समझो, एक स्कैपुला एक क्लेविकल आपके राइट साइड है और एक स्कैपुला और एक क्लेविकल आपके लेफ्ट साइड है, तो 2 और 2 4 हड्डियां हो गई। इसी तरह जब आप पैरों को जोड़ेंगे, कहां पर? जब पैरों को जोड़ेंगे कमर के साथ, है ना, निचले अक्षीय कंकाल के साथ, तो दोनों तरफ एक एक हड्डी लगती है, लेकिन हकीकत में वो एक एक बोन नहीं है, वो 3 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है, लेकिन एक के रूप में उसको कॉक्सल बोन या हिप बोन कहते हैं, कूल्हे की अस्थि। लेकिन इसमें 3 बोन होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। कौन कौन सी बोन होती है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इन तीनों के बीच में भी हल्की फुल्की गति हो सकती है, जिससे कि ये पूरी जो हिप बोन है ये अपनी स्ट्रक्चर को हल्का फुल्का बैलेंस कर सकती है। इसका फायदा मिलता है स्पेशली प्रसव के दौरान महिला को, जब महिला का पार्चुरेशन हो रहा होता है, प्रसव हो रहा होता है, तब ये प्यूबिक बंद जो है ये अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। दोनों तरफ की प्यूबिक बोन्स के बीच में बॉन्ड अपने आप को रिलैक्स कर लेता है, तो बच्चा इजीली बाहर आ जाता है। ठीक है? तो जनरली आपकी बॉडी में 2 इलियम, 2 इस्चियम, 2 प्यूबिस है, समझना, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। क्लियर? तो बात हमने की है मेखलाएं, गर्डल्स। मेखलाओं की संख्या टोटल 6 है। क्लियर? अंश मेखला में 4 हड्डियां, 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल, है ना भाई, 2 स्कैपुला, एक स्कैपुला इधर, एक स्कैपुला इधर, एक क्लेविकल इधर, एक क्लेविकल इधर। ठीक है? स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड कहते हैं और क्लेविकल को हंसली, कॉलर बोन या क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। इसी तरीके से आपके जो कॉक्सल बोन है, कूल्हे की अस्थि, जिसको हिप बोन कहते हो दोस्तों, उसके अंदर भी 3 हड्डियां हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, लेकिन तीनों को कैलकुलेट एक ही किया जाता है, 3 कैलकुलेट नहीं करते। तो 206 हड्डियों का एक एक करके चुन चुन के हिसाब दिया है भाई साहब। लोग ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, मैंने आपको 206 पूरी याद करवाई है। अगर 5 मिनट घूम लोगे और घूमते घूमते दिमाग में याद कर लोगे, रेडियस किधर है? ये रही। टीबिया किधर है? टीबिया पैर में होती है। फीमर कहां है? जांग में होती है। ह्यूमरस कहां है सर? ये रही। जाइगोमेटिक बोन गाल की अस्थि, पैलेटाइन बोन तालू की अस्थि, लैक्राइमल बोन आंख में पाई जाती है, फ्रंटल ललाट में, ये रही। ओसिपिटल, ये रही। कान किस में पाए जाते हैं? टेम्पोरल में। टेम्पोरल के ऊपर कौन सी बोन है? पैराइटल बोन है। ठीक है? ऊपरी जबड़े की अस्थि मैक्सिला, निचले जबड़े की अस्थि मैंडिबल, रीढ़ की हड्डी की पहली कशेरुका एटलस, रीढ़ की हड्डी की द्वितीय कशेरुका एक्सिस, रीढ़ की हड्डी की 25वीं कशेरुका सैक्रम जो बच्चे में 5 होती है, रीढ़ की हड्डी की 26वीं कशेरुका कॉकिक्स जो बच्चे में 4 होती है, हमारे अंदर 1 होती है ना। रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी बोन्स? 26, बच्चे में कितनी? 33। रीढ़ की हड्डी की प्रत्येक बोन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्री या कशेरुका। पसलियां कितनी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी में से शुरुआत की 7 जोड़ी सत्य पसलियां, उसके बाद की 3 जोड़ी आभासी या कूट पसलियां, और उसके बाद की 2 जोड़ी मुक्त या पलावी पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स। कान की अस्थियां मिडिल ईयर में पाई जाती है। बाहर से अंदर जाओगे तो मिस मेलियस इनकस स्टेपीज, मेलियस हथौड़े जैसी, इनकस मोची के जूती रखने के स्टैंड के जैसी, और दोस्तों स्टिरअप जो घोड़े के दोनों तरफ पैर फंसाने का जो लटकने का होता है उसके जैसी। तो सब कुछ क्लियर किया है बहुत अच्छे तरीके से। कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कह सकते हो आप।
कंटेंट में मैं फिर कह रहा हूं कोई पंगा ना आज ले सकता है, ना 2 साल बाद लेगा, ना 5 साल बाद लेगा, कंटेंट कंप्लीट है। ठीक है, अब आगे क्या हमें पढ़ना है देखते हैं दोस्तों। टॉपिक देखिए, है ना, अस्थियों के बारे में एक चीज दोस्तों, ब्लड के बारे में आपने पढ़ा था कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। उसी तरह हड्डियां आपके क्या हैं, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, ठोस संयोजी ऊतक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अस्थियों की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है। जैसे आपका हार्ट और जैसे आपका ब्लड मीजोडर्म से बना था, उसी तरीके से आपकी बोन्स भी किससे बनी होती है, मीजोडर्म से बनी होती है। अब कुछ काम की बातें हैं जो जॉइंट्स के बारे में हम समझते हैं दोस्तों, ये लीजिएगा, क्लियर है ना। इसके बाद जॉइंट्स के बारे में नीचे भी मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों जॉइंट आपके 2 टाइप के होते हैं सिंपली, एक मोबाइल जॉइंट और दूसरे अमोबाइल जॉइंट, अचल संधि और चल संधि। दोस्तों अचल संधियां वो होती हैं जिनके बीच में बिल्कुल भी गति नहीं हो सकती, अचल जो चल नहीं सकती, है ना। जैसे हमारी कपाल क्रेनियम में कितनी हड्डियां हैं, 8, क्लियर। तो ये जो 8 हड्डियां हैं, क्या इनमें से एक भी बोन गति कर सकती है, नहीं। तो दोस्तों इनके बीच में गति संभव नहीं है और इसका एग्जाम्पल है क्रेनियल बोन्स के बीच संधि, कपाली अस्थियों के बीच संधि। और कपाली अस्थियों के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है, रेशेदार जॉइंट पाया जाता है, याद रखिएगा, क्लियर। तो अचल संधि वो संधि जिनमें बिल्कुल भी गति नहीं होती है, जिनमें बिल्कुल भी आप मूवमेंट नहीं देख सकते। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्रेनियल बोन है। क्या नाम है दोस्तों, क्रेनियल बोन, जिनके बीच में फाइब्रस जॉइंट या रेशेदार संधि पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों चल संधि। नाम चल है मतलब इनके बीच में क्या हो सकती है, गति पॉसिबल है। अब चल में भी 2 टाइप की गतियां हैं, चल में भी 2 टाइप की संधि है, पूर्ण संधि और अपूर्ण संधि। पूर्ण संधि वो जिसपे गति काफी अच्छी मात्रा में हो जाती है, और अपूर्ण संधियां वो जिनमें गति होती तो है लेकिन बहुत कम होती है। अब इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी की जो 26 कशेरुकाएं हैं, क्लियर, वो ऐसे होती है लेकिन उनमें हल्की फुल्की गति पॉसिबल है, हल्की फुल्की, ऐसा नहीं है यूं हो जाओगे एकदम, नहीं, है ना। तो उनके बीच में हल्की फुल्की गति पॉसिबल है। तो रीढ़ की हड्डी की जो 26 वर्टिब्रीज हैं उनके बीच में, है ना, क्या है, आपके जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है, क्लियर। और उनके बीच में भी मूवमेंट हर एक के बीच नहीं है, कुछ एक के बीच में है, क्लियर। जैसे आप कमर में से जॉइंट हो गई, कमर से यूं फोल्ड हो सकते हो, लेकिन चेस्ट से जैसे यहां से फोल्ड नहीं हो सकते सीधा कि बिल्कुल भाई गर्दन को तो जोड़ दो, गर्दन को तो फोल्ड यूं कर सकते हो, लेकिन क्या यहां से अपने आप को फोल्ड कर सकते हो, क्या नहीं, सीधा कमर में से कर सकते हो। तो कहीं कहीं पर मतलब मूवमेंट है, कहीं कहीं पर मूवमेंट नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी की जो 26 वर्टिब्रीज है, इनके बीच में जो जॉइंट है वो कैसे जॉइंट है दोस्तों, इनकम्प्लीट जॉइंट है। इसी तरह जो श्रोणि मेखला की अस्थियां हैं, जो कॉक्सल बोन है, मैंने आपको अभी बताया था, जो इलियम, जो इस्चियम और जो प्यूबिस, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के बीच में जो आपके जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है, इनकम्प्लीट जॉइंट है। तो समझ रहे हो आप, 2 टाइप के जॉइंट हो गए दोस्तों, मोबाइल अमोबाइल, चल अचल, वो संधियां जिनमें गति होती है चल, वो संधियां जिनमें गति नहीं होती अचल। अचल का एग्जांपल क्रेनियल बोन्स के बीच फाइब्रस जॉइंट होता है, बिल्कुल गति नहीं। चल में कंप्लीट जॉइंट में काफी अच्छी गति होगी, इनकम्प्लीट जॉइंट में गति जो है वो होगी लेकिन बहुत कम मात्रा में। और इसका एग्जांपल है वर्टिब्रल कॉलम की 26 बोन्स के बीच, साथ ही साथ जो आपकी कॉक्सल बोन है, इसकी जो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस है, इसके बीच में जो पाई जाती है उसको आप क्या कहते हैं दोस्तों, उसको आप कहते हैं इनकम्प्लीट जॉइंट। अब बात आती है कंप्लीट जॉइंट। कंप्लीट जॉइंट वो होते हैं जिन पे काफी अच्छी गति आप देख पाएंगे और उसके एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए दोस्तों, 4 या 5 जॉइंट आप देखेंगे यहां पर, ठीक है। देखिए पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शुद्ध हिंदी में बड़ा अटपटा नाम आता है इसका, कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट, जिसमें एक हड्डी का लास्ट वाला किनारा बॉल की तरह होता है, बॉल की तरह से गोल होता है, और दूसरी हड्डी का किनारा ऐसे सॉकेट की तरह होता है। ये बॉल सॉकेट में फंस जाती है और इस पे क्या होती है, गति होती है, क्लियर, चारों तरफ गति हो सकती है। तो क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट, देखिएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पहला कंदुक खल्लिका संधि। दोस्तों इस जॉइंट पर सबसे ज्यादा गति होती है और ये जॉइंट आपके कहां कहां होता है, तो ये जॉइंट दोस्तों कंधे में और कमर में जॉइंट कह सकते हो आप एक तरीके से। अंश मेखला का जॉइंट, भाई कंधे का जॉइंट अंश मेखला का, देखिए गति 360 डिग्री आप क्या कर पाएंगे, गति करवा पाएंगे।
इधर भी आप 360 डिग्री गति करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा जॉइंट है दोस्तों, ये बॉल एंड सॉकेट है। तो आप कह सकते हो एक तरीके से कि अंश मेखला और श्रोणी मेखला का जो जॉइंट है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल का जो जॉइंट है, अंश मेखला और श्रोणी मेखला का जो जॉइंट है, वो कौन सा जॉइंट है दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट। और दोस्तों मैंने आपको बताया है हाथ और पैर लगभग लगभग मिलती जुलती चीजें हैं। तो जो जॉइंट कंधे में होगा, यानी यहां पे आपका जो अग्रपाद है वो किससे जुड़ रहा है, अक्षीय कंकाल से। तो जब पश्चपाद अक्षीय कंकाल से जुड़ेगा कमर में, तो वहां पे भी आपको काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगला है दोस्तों हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में गति एक तल में होती है, ये है कोहनी का जॉइंट। और अगर कोहनी का जॉइंट है तो घुटने का जॉइंट भी आएगा। तो आपके नी जॉइंट और आपके एल्बो का जॉइंट, अब देखिए कोहनी, देखिएगा ये ऊपर उठाई मैंने, क्या इस कोहनी को ऐसे नीचे ले जा सकता हूं क्या, नहीं, एक तल में गति हो रही है सिंगल प्लेन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही घुटना जो होता है वो ऐसे नीचे की तरफ जाता है, लेकिन घुटना क्या ऊपर आ सकता है अपने जॉइंट पे, नहीं आ सकता। तो दोनों में एक तल पे गति होती है, इसको हिंज जॉइंट बोला जाता है। तो एग्जांपल याद रखेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके शोल्डर में और आपके कमर के अंदर, हिंज जॉइंट आपके घुटने का जॉइंट है और कोहनी का जॉइंट है। सबसे ज्यादा गति बॉल एंड सॉकेट पे होती है। अगला है खूंटी संधि या पाइवट जॉइंट। इसमें क्या होता है, ये खूंटी की तरह लटकी हुई एक बोन होती है और दूसरी बोन उसके चारों तरफ ऐसे घूमती है। ये जॉइंट आपके कहां है दोस्तों, हमारे गर्दन की संधि में रीढ़ की हड्डी एक खूंटी की तरह खड़ी हो जाती है और दोस्तों हमारा मस्तिष्क इसके चारों तरफ क्या करता है, गति करता है। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, यस और नो जॉइंट कहते हैं। देखिएगा यस नो, तो ये क्या है, देखिए रीढ़ की हड्डी यहां खड़ी है और आपकी जो आपके सिर की बोन्स हैं वो इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है। क्लियर, तो इसको आप क्या बोलते हैं, बताइए, पाइवट संधि, खूंटी संधि। और दोस्तों इसे यस और नो जॉइंट कहते हैं। दोस्तों अगला है ग्लाइडिंग संधि, फिसलन संधि या विसर्पी संधि। ग्लाइड का अर्थ है दोस्तों फिसलना, इसमें एक अस्थि दूसरी अस्थि पर फिसलती है। आप देखिएगा कोहनी की अस्थियां, देखो जरा देख पा रहे हो, ये दो बोन ऐसे प्लेन है ना, ऐसे प्लेन है। देखिए अभी मैं इसको यूं करूंगा तो बताओ ये एक बोन का किनारा दूसरी बोन के ऊपर फिसलेगा, ऐसे फिसलेगा। तो कोहनी थी वो किससे मिल रही थी, घुटने से, तो हिंज हो गया। यहां पे कलाई आपकी किससे मिलती है, एडी से। तो याद रखिएगा दोस्तों, कलाई का जॉइंट और एडी का जॉइंट आपका क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपके कहलाता है ग्लाइडिंग संधि, जिसको फिसलन संधि या विसर्पी संधि कहते हैं। और अगला है दोस्तों सैडल जॉइंट, ये आपके अंगूठे की संधि, ये वाली। क्लियर, ये जो जॉइंट है आपका क्या कहलाता है, सैडल जॉइंट कहलाता है। याद रखेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे ज्यादा गति कंधे और कमर का जॉइंट है। हिंज जॉइंट एक तल में गति होती है, घुटने और कोहनी का जॉइंट है। खूंटी संधि गर्दन का जॉइंट है, यस और नो जॉइंट कहते हैं। ग्लाइडिंग संधि जो होती है, फिसलन संधि, एक बोन दूसरी बोन पर फिसलती है, ये आपके कलाई और एडी में पाया जाएगा, रिस्ट और आपके एंकल पे। और जो सैडल है इसको आप अंगूठे की संधि कहते हैं। आगे चीजों को समझेंगे दोस्तों, ये समझ लीजिएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को क्या बोलते हैं, गोलाकार संधि, है ना। नाम दूसरा भी याद रखिएगा, बॉल एंड सॉकेट को गोलाकार संधि, स्फेरिकल जॉइंट, और ग्लाइडिंग संधि को प्लेन जॉइंट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बोन का बोन से संबंध, अस्थि का अस्थि से जॉइंट क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। याद रखिएगा, हिंदी में शायद कांडरा या स्नायु ऐसा कुछ नाम है, इंग्लिश आप फोकस करें। अस्थि का अस्थि से जॉइंट, बोन का बोन से जॉइंट क्या कहलाता है, लिगामेंट। और अस्थि का मसल से, अस्थि का मांसपेशी से जॉइंट क्या कहलाता है, टेंडन। बहुत आता है क्वेश्चन, अस्थि का अस्थि से जॉइंट लिगामेंट, अस्थि का मसल से जॉइंट टेंडन। आगे देखेंगे, लंबी हड्डियों के किनारों पर पाई जाने वाली जो लचीली गद्दे के जैसी संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उपास्थियां। और उपास्थियों को क्या लिखा है, कार्टिलेज, जिनके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्लियर, अस्थियां कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं, या फिर आप क्या कह सकते हो, कैल्शियम फास्फेट। और कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल्ट वाइज, ये आपके कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला है। हड्डियों में दोस्तों कौन सा फास्फोरस पाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो प्रतिदीप्तिकारी होता है, स्फुरदीप्तिकारी होता है, फ्लोरिसेंट होता है। यानी श्वेत प्रकाश, व्हाइट फास्फोरस जो होता है, सफेद फास्फोरस पर प्रकाश पड़ेगा तो वो चमकेगा। तो दोस्तों अक्सर जो पूर्णिमा के आसपास की रात होती है वो चांदनी रात होती है, और उस समय शमशान घाट में अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां पड़ी हुई हैं तो पूर्णिमा की जो चांदनी रात है वो उसकी जो चांदनी है वो उस पर पड़ेगी। तो दोस्तों उनमें व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो लाइट के अगेंस्ट लाइट देगा, प्रकाश के विपरीत प्रकाश देगा। तो ऐसा लगेगा कि शमशान घाट में
चिंगारी उठ चुकी है, शमशान घाट में आग लग रही है, वो हकीकत में क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन आता है फायर ऑफ ग्रेवयार्ड, शमशान घाट की आग किसे कहते हैं, शमशान की आग किसे कहते हैं? तो व्हाइट फॉस्फोरस को कहते हैं, क्योंकि दोस्तों व्हाइट फॉस्फोरस शमशान घाट में चमकता है अपनी फ्लोरिसेंस नेचर के कारण। हड्डियों के बीच का जो खोखला विसरल स्पेस है, हड्डियों के बीच का जो खोखला स्थान है, उसको दोस्तों बोन मैरो या क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। और दोस्तों रुधिर का एवं सभी रुधिर कणिकाओं का निर्माण, आपसे पूछा जाए शरीर में रुधिर का निर्माण कहां होता है, आप बोलेंगे बोन मैरो, है ना। और आरबीसी आपको पता है रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में बनती है, डब्ल्यूबीसी आपके पीली अस्थि मज्जा में बनती है। क्लियर भाई, पार्ट तो है ही उसके अंदर बनने का, साथ में थाइमस ग्रंथि और प्लीहा भी है, लेकिन पीली अस्थि मज्जा में बन रही है। इसी तरह आपके प्लेटलेट भी बोन मैरो में बनती है। तो आप कह सकते हैं कि पूरा ब्लड और ब्लड की जो कणिकाएं हैं वो सब कहां पर बनती हैं दोस्तों? वो बनती हैं आपके कहां पर दोस्तों? आपके बनती हैं बोन मैरो के अंदर। क्लियर। आगे मैं आपको एक चीज की तरफ ले जाता हूं, देखिएगा जरा, ये टॉपिक का आपके लास्ट सेक्शन है। उंगलियां चटकाने पर आवाज क्यों आती है? जब आप फिंगर्स को क्रैक करते हो, क्लियर, आवाज चट, देखिएगा तो आवाज किस चीज की है? अच्छा, आप एक बार एक जगह से चटका लेते हो, उसी जगह से उसी जॉइंट पे से दोबारा नहीं चटकती उंगलियां, ऐसा क्यों? देखिएगा दोस्तों, उंगलियां चटकाने पर आवाज इसलिए करती हैं क्योंकि उंगलियों के जॉइंट्स पर एक द्रव भरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल द्रव। साइनोवियल द्रव जिसमें दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के क्या पाए जाते हैं? बबल्स, बुलबुले। जब आप उंगलियां चटकाते हो तो ये बुलबुले फूट जाते हैं और उन बुलबुलों के फूटने की आवाज आती है। क्लियर। अब थोड़ी देर वापस लगता है इन बुलबुलों को बनने में, इसलिए तुरंत से आप फिंगर को उसी जगह से क्रैक नहीं कर सकते। क्लियर। लेकिन दोस्तों उंगलियों को चटकाना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप उंगलियों को बार बार चटकाते हो तो साइनोवियल लिक्विड सूख जाता है, और सूखने से फिंगर्स के बीच का जो लचीलापन है, स्मूथनेस है, वो क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। क्लियर। अच्छा, हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन डी जरूरी होता है, साथ ही पैराथायराइड ग्रंथि से निकला हुआ पैराथायराइड हार्मोन जरूरी होता है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन दोस्तों रुधिर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है और हड्डियों और ब्लड के बीच में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसलिए दोनों चीजें हड्डियों के विकास के लिए जरूरी है। क्लियर। दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग, ड्राइनेस डिजीज हो जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो? याद रखिएगा, ड्राइनेस डिजीज को ही रिकेट्स कहते हैं। जबकि वयस्कों में दोस्तों ऑस्टियोमेल्शिया, वयस्कों में हड्डियां जो हैं वो बहुत कमजोर पड़ जाती हैं, जिसको ऑस्टियोमेल्शिया के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन डी का एक काफी अच्छा रोल है बोन्स के डेवलपमेंट में, साथ ही साथ हड्डियों की स्ट्रेंथ में, मजबूती में। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका बोन मैरो, किशन मेहरानिया बताया मैंने आपको कि जो आपकी बोन मैरो होती है, हड्डियों के बीच का खोखला स्थान होता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, हड्डियों के बीच में पाया जाता है। क्लियर। जहां पे आपकी ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां, ब्लड काप्सल्स, आपकी रुधिर कणिकाएं बनती हैं, ब्लड बनता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर मसल्स में, मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है? तो दोस्तों थकान सारी मांसपेशियों में जनरली नहीं होती। जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, जिनको हम कंकालीय स्केलेटल मसल कहते हैं, जो कंकाल तंत्र से जुड़ी है, जैसे हाथ की मसल्स है ना, ये मसल्स। देखिए हड्डियों का काम है बॉडी को ढांचा देना, जो गति कराने का काम है वो मसल्स का है। मैं बोल रहा हूं मसल्स के कारण। क्लियर। मैं ऐसे कर रहा हूं मसल्स के कारण, ठीक है। मैं हाथ घुमा रहा हूं मसल्स के कारण, मैं आपको झापड़ मारूंगा मसल्स के कारण, ठीक है। तो आपकी मसल्स जो होती हैं, स्पेशली जो स्केलेटल मसल है, कंकालीय आपकी जो मांसपेशियां हैं, इनको जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती, इनको इनफ क्वांटिटी के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो ये अनॉक्सी शोषण करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, और अनॉक्सी शोषण के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, और वो लैक्टिक अम्ल दर्द और थकान का कारण बनता है ना। तो याद रखिएगा, मसल्स में जो दर्द और जो फटीग है, फटीग बोलते हैं थकान को, वो किसके कारण होती है बताइएगा? वो आपके लैक्टिक एसिड के कारण होती है। ये मसल्स में भी पढ़ेंगे, मांसपेशियों के अंदर भी पढ़ेंगे, और यहां पर भी ये चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्या बच्चों समझ में सारा टॉपिक आपको आया या नहीं आया बताइएगा, क्योंकि आगे मैं आपको ले जा रहा हूं मांसपेशियों की ओर। दोस्तों मसल्स, मांसपेशियां, देखिए क्वेश्चन, मांसपेशियां मनुष्यों का आकुंचित होने वाला ऊतक है, मतलब फैलने सिकुड़ने वाला टिश्यू है। मांसपेशियां गति और गमन में सहायक हैं। मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी है? 639 है। इसके आसपास जो आंसर है वो कर देना होता है हमें, ठीक है। सबसे ज्यादा मांसपेशियां पीठ में पाई जाती हैं, लगभग दोस्तों कितनी? 180।
चेहरे पर 14 मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन आता है मुस्कुराते समय कितनी मांसपेशियां क्रियाशील होती है बच्चों? 12। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मायोलॉजी। और मांसपेशियों में जो वर्णक पाया जाता है वो मायोग्लोबिन है, और मायोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है? आयरन। याद रखिएगा, जैसे जैसे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, ऐसे मसल्स में मायोग्लोबिन है, और मायोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है बच्चों? आयरन पाया जाता है। दोस्तों मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? पेशी तंतु या सार्कोमियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मतलब मांसपेशियां, आपको लगता है कि काम मांसपेशियां करती है, लेकिन काम मसल नहीं करती। मसल्स के अंदर भी मजदूर इकाई है, क्रियाशील इकाई, जो हकीकत में काम करती है लेकिन दिखता नहीं है उनका काम, है ना। जैसे किडनी में नेफ्रॉन, जैसे ब्रेन में न्यूरॉन, जैसे जीवन की इकाई सेल, जैसे पर्यावरण की इकाई इकोसिस्टम पारितंत्र, उसी तरह दोस्तों मांसपेशियों की इकाई क्या कहलाती है? पेशी तंतु कहलाती है। और दोस्तों मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, लेकिन पेशी तंतु को सार्कोमियर कहते हैं, इसलिए पेशी तंतु का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? सार्कोलॉजी कहलाता है। क्लियर? तो हम मसल्स पढ़ रहे हैं। मसल्स वो ऊतक है, मांसपेशी, पेशी ऊतक वो टिश्यू है हमारी बॉडी का जो कॉन्ट्रैक्टाइल है, जो फैलता सिकुड़ता है, और मांसपेशियां गति गमन में सहायक हैं। दोस्तों जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हड्डियां जो होती है वो पतली मोटी नहीं होती है। आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स एक निश्चित आकार आकृति धारण करती हैं, जिससे आपका शरीर सुडौल बनता है। तो आप पूछेंगे एक्सरसाइज करने पर जो 6 पैक 8 पैक जो बिस्किट के दिखते हैं ना पेट में, वो क्या होते हैं? वो आपके मसल्स होती हैं, जो एक्सरसाइज के द्वारा एक शेप धारण कर लेती हैं। जब आप नॉनवेज खाते हो तो हड्डियों के चारों तरफ जो पार्ट आप खा रहे हो वो क्या है? वो मांसपेशियां ही हैं, वो मसल्स ही है। ठीक है, तो दोस्तों आपके पेशी तंतु कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? पेशी तंतु 2 टाइप के होते हैं। देखिएगा, पेशी तंतु 2 टाइप के हैं, एक एक्टिन तंतु, दूसरे मायोसिन तंतु। अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो हिप में पाई जाती है, कूल्हे की मांसपेशी, इसको दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस, नाम ही क्या है? मैक्सिमस। तो ग्लूटियस मैक्सिमस इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? सबसे बड़ी है। लंबी की अगर बात करेंगे तो दोस्तों पैर में कमर से लेकर एडी तक एक मसल पाई जाती है जिसका नाम है सार्टोरियस। तो सबसे लंबी मसल कौन सी है? सार्टोरियस। सबसे मजबूत मसल जो है वो जबड़े की पेशी होगी जिसका नाम है मैसेटर, और सबसे छोटी जो मसल है वो कान में होगी जिसका नाम है स्टेपिडियस। मतलब हड्डियों से एक जुड़ता सिस्टम है। मजबूत हड्डी जबड़े में है तो मजबूत मांसपेशी भी आपके कहां पे है? जबड़े में है, मैसेटर। सबसे छोटी हड्डी आपके कहां पे है दोस्तों? कान में, स्टेपीज, तो उसके बगल में स्टेपिडियस भी आपके कान में है। ठीक है दोस्तों, वो मसल, वो मांसपेशी जो डर लगने पर आपकी त्वचा में रोंगटे खड़े कर देती है, आपकी त्वचा को सिकोड़ देती है, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो मांसपेशी जो कि आपके क्या करती है, वो मसल जो आपको डर लगने पर रोंगटे खड़े करती है, उसका नाम है एरेक्टर पिलाई पेशी। याद रखेंगे, एरेक्टर का मतलब यही है क्या? इरेक्ट होना, तनाव में आना। क्लियर? खड़े होना, रोंगटे खड़े होना। क्लियर? दोस्तों वह मांसपेशी जिसको ऑक्सीजन आपूर्ति ना होने पर, क्लियर, अनावश्यक कार्य करती है, जिसके कारण हमें हिचकी आती है। क्वेश्चन आता है हमें हिकॉफ क्यों आता है, हिचकी क्यों आती है? तो दोस्तों हमारे यहाँ पे एक मसल है जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम को जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो डायफ्राम अनवांटेड मोशन करने लग जाता है, अनावश्यक गति करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या आती है बच्चों? हिचकी आती है। और याद रखिएगा एक मूवी थी हिचकी। क्लियर? तो हिचकी मूवी में क्वेश्चन था, हिचकी मूवी में रानी मुखर्जी को कौन सा सिंड्रोम था? क्लियर? एक तो हिचकी आती है जो थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है, लेकिन एक किसी में परमानेंट हिचकियां हो जाती है। हिचकी मूवी में रानी मुखर्जी को था टोरेट सिंड्रोम। टोरेट सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम था? टोरेट सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, एक नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें रोगी को कभी भी कहीं पर भी हिचकियां स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हमें हिचकी इसलिए आती है कि हमारे जो डायफ्राम नाम की मसल है उसको क्या नहीं मिल पाती? ऑक्सीजन। क्लियर? अच्छा, कुछ लोग इतने महान होते हैं, जैसे मेरा कान है, अब मैं ये इसको हिला सकता हूं क्या? पिन्ना को, इसको बोलते हैं कर्ण पल्लव। पिन्ना, कान तो अंदर है, ये कर्ण पल्लव है, पिन्ना। कुछ लोग कुछ लोग छोड़िए, जानवर होते हैं, उनके क्या है? हाथ और पैर दोनों, है ना, पाद होते हैं, वो तो नीचे रखे रहते हैं। भाई हमारे तो ये फ्री हैं, जानवरों में नीचे रखे रहते हैं, तो कभी उनके कान वान के मक्खी बैठ जाती है तो कानों कैसे फड़फड़ाते हैं, फड़ 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 ऐसे। क्लियर? तो हमारे अंदर भी, इंसानों में भी कुछ में ये कैपेबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जो कर्ण पल्लव है ना, इसमें एक पेशी पाई जाती है, एक मसल है जिसका नाम है ऑर्बिक्यूलेरिस। क्या नाम है दोस्तों?
ऑर्बिक्युलरिस मांसपेशी। और ऑर्बिक्युलरिस मांसपेशी नाम पूरा है ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। ऑर्बिक्युलरिस जो मांसपेशी है ये सभी जानवरों के पिन्ना में, कर्णपल्लव में पाई जाती है, लेकिन मानव में ये कैसी होती है, इनएक्टिव होती है। लेकिन कुछ मनुष्यों में ये कैसी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और जिन मनुष्यों में ये एक्टिव हो जाती है वो दोस्तों बिना हाथ लगाए अपने कर्णपल्लव को हिला सकते हैं। मतलब ये तो सुपरनेचुरल पावर। तो याद रखिएगा, वो मसल जिसके एक्टिव हो जाने के कारण मनुष्य बिना हाथ लगाए अपने कर्णपल्लव को हिला सकता है, वो है ऑर्बिक्युलरिस। एक एक चीज को पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ये कंटेंट आपको मिलेगा सारा क्लियर। देखिएगा दोस्तों मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन, फैलने सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। मांसपेशियां व्यायाम करने से सुडौल बनती हैं। मांसाहार में अधिकांशतः मांसपेशियां खाई जाती हैं। मांसपेशियां आपके कितने टाइप की है दोस्तों, 3 टाइप की। सबसे पहले कंकालीय मांसपेशियां, जिनको स्केलेटल मसल कहते हैं दोस्तों। कंकालीय मांसपेशियां ऐच्छिक होती हैं, अपनी इच्छा से चलती हैं। इनकी संख्या लगभग कितनी है, 400। इन मांसपेशियों में क्या पाए जाते हैं, पट्टियां पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेखित, स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड, रेखित मांसपेशियां। खुरदरी, भाई रेखाएं पाई जाएंगी तो हाथ फेरोगे खुरदरा खुरदरा लगेगा, क्लियर, ठीक है। शरीर की गति इन्हीं के कारण होती है क्योंकि हमारी इच्छा से चलती है। उदाहरण में आप देखेंगे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई हड्डियां, यानी हाथ, पैर, गर्दन की जो मसल्स हैं आपके, वो सब क्या हैं बताइए, आपके कंकालीय हैं। तो कंकालीय को आप ऐच्छिक मांसपेशियां भी कह सकते हो क्योंकि हमारी इच्छा से चलती हैं। तीसरी बात, इनको रेखित मसल कह सकते हो क्योंकि ये खुरदरी है, इन पर रेखाएं पाई जाती हैं, बैंड पाए जाते हैं, क्लियर। और हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं, क्लियर। अब दूसरी आती है अकंकालीय मांसपेशियां, क्लियर। अकंकालीय जो मांसपेशियां हैं इनको अंतरागी मसल्स भी कहते हैं। जनरली ये स्मूथ मसल्स कहलाती हैं, नॉन स्केलेटल मसल भी आप इन्हें कहते हैं, क्लियर। इनका एक नाम और है अंतरांगी मांसपेशियां, अंदर के अंगों से जुड़ी हुई अंतरांगी मांसपेशियां। यानी ये कैसी हैं दोस्तों, अनवॉलंटरी होती हैं, हम इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। इन मांसपेशियों पर पट्टियां नहीं पाई जाती, इसलिए इनको क्या बोलोगे, अरेखित। या ये कैसी होंगी, स्मूथ होंगी, चिकनी होंगी, क्लियर। जैसे कि आंतरिक अंगों की मांसपेशियां, आंतरिक अंगों में किडनी की मसल्स, लीवर की मसल, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई मांसपेशियां, आपके मूत्राशय की मांसपेशियां, यूरेटर की, जो आपके यूरिनरी ब्लेडर है उसकी जुड़ी हुई जो मसल है, वो आपके क्या है दोस्तों, अंदर के अंगों से जुड़ी हुई है। उनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो कैसी होती हैं बताइए, कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। तो हमने एक तो पढ़ा कंकालीय, तो कंकालीय होती हैं ऐच्छिक, साथ में रेखित, खुरदरी। अकंकालीय होती हैं अनैच्छिक, अंदर के अंगों में होती हैं, अंतरांगी कहते हो, साथ में साथ अरेखित होती हैं और चिकनी होती हैं। अब बात आती है दोस्तों हृदय मसल्स, कार्डिक मसल्स। दोस्तों कार्डिक मसल जो होती हैं संरचना के आधार पर रेखित हैं क्योंकि इन पर क्या पाई जाती हैं, पट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन कार्य के आधार पर अनैच्छिक है। यानी देखा जाए तो संरचना के आधार पर इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें रेखाएं हैं, तो ये कंकालीय मांसपेशियों से मिलती हैं, लेकिन कार्य के आधार पर ये अनैच्छिक है जो कि अकंकालीय मसल्स की प्रॉपर्टी है, क्लियर। तो ये जनरली दोनों का मिक्सचर है। इन्हें कभी ना थकने वाली मांसपेशी बोलते हैं, नॉन फटीग मसल बोलते हैं, क्योंकि ये कहां पाई जाती है, हृदय में। शरीर की सबसे व्यस्ततम मसल, शरीर की सबसे बिजिएस्ट जो मसल्स हैं वो भी आपके कहां पाई जाती हैं, हार्ट में पाई जाती हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कंकालीय मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने पर अनॉक्सी श्वसन द्वारा लैक्टिक एसिड बनाती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेती हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर। और श्वसन तंत्र में बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा अनॉक्सी श्वसन कितने प्रकार का होता है, लेकिन फिलहाल अनॉक्सी श्वसन वो जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो और इसके द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है जो कि दर्द और थकान का क्या बनता है दोस्तों, कारण बनता है। हृदय पेशियों को सबसे ज्यादा कार्य करने वाली मसल बोला जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पाचन तंत्र में भी पढ़ने को मिलेगा। शरीर की वो मसल जो एक तरफ से फ्री रहती है वो है जीभ, टंग इज अ मसल दैट इज फ्री फ्रॉम वन साइड। ये देखिए आगे से फ्री है, पीछे से जॉइंट होती है। तो शरीर की वो अकेली मसल जो एक तरफ से फ्री है, एक तरफ से जॉइंट है, वो आपके कौन सी है बताइए, टंग। तो मांसपेशियों के बारे में जो बेसिक जानकारियां, वो मसल जो हिचकी लाती है, डायाफ्राम, वो मसल जो रोंगटे खड़े करती है, एरेक्टर पिलाई, वो मसल जो बिना हाथ लगाए कान हिलवा देती है, ऑर्बिक्युलरिस। शरीर का वो अंग जिसमें वो मसल है जो आपके एक ओर से फ्री है, तो वो कौन है, जीभ, क्लियर। कंकालीय मांसपेशियों पर पट्टियां हैं, रेखित बोलते हैं, खुरदरी बोलते हैं, इच्छा से चलती हैं, ऐच्छिक बोलते हैं। एकंकालीय मांसपेशियां अंदर के अंगों में होती हैं,
इच्छा से नहीं चलती तो अनैच्छिक हैं, इन पर पट्टियां नहीं है, रेखाएं नहीं है तो अरेखित या इनको चिकनी मांसपेशियां कहते हैं। और हृदय मांसपेशियां संरचना में रेखित हैं, कार्य के आधार पर बच्चों कैसी हैं, अनैच्छिक हैं, अनवॉलंटरी हैं, तो अपने हिसाब से नहीं चल सकती। क्लियर बच्चों? तो टॉपिक आपका फिनिश। क्लियर? टॉपिक आपका फिनिश। एक एक चीज को यहां इसको जरूर देख लीजिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्लियर? मांसपेशियों का अध्ययन आपके क्या कहलाता है दोस्तों? मांसपेशियों का अध्ययन आपके मायोलॉजी कहलाता है। क्लियर? और यहां पर आप देखेंगे कि चेहरे पर 14 मांसपेशियां हैं, जिनमें से बोलते टाइम आपके 12 एक्टिव होती हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं? तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर ऑफ। तो कल हम नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। कैसा लगा ये टॉपिक?